हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्भर एकेडमी। माई सेल्फ डॉली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का लेक्चर, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो लेट्स गाइस स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल कि हम अब तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के 3 लेक्चर्स जो हैं वो कर चुके हैं। यानी कि अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है तो आप लास्ट वीडियोज़ को एक्सप्लोर करें। तो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हमें सबसे पहले बहुत कॉमन सा वर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस समझना होगा। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस। सो आप अपनी लोअर क्लासेस में भी, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं डिफ्यूजन क्या होता है। तो क्या होता है डिफ्यूजन प्रोसेस? नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई सॉल्यूशन बनाया हो हमने, तो कोई भी सॉल्यूशन में, ये कोई भी सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, मान लीजिए ये है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स और ये हैं सोल्यूट के पार्टिकल्स। तो जो दो चीजें हैं हमारे पास, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, ये सारे जो छोटे वाले हैं हम बना रहे हैं सोल्यूट, और जो बिगर बना रहे हैं वो हैं सॉल्वेंट के बना रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए। तो क्या होता है जब हम एक पास से, एक प्रोसेस से, यानी कि एक जगह से हमें ट्रांसफर करना है पार्टिकल्स को दूसरी जगह पर, तो क्या हो सकता है इसमें? अगर हम मान लीजिए इन दो चैम्बर में से हमारे पास अलग अलग कंटेनर्स हैं जिसको हमने जोड़ दिया है, और इसमें अगर हम एक होल बना दें, ठीक है, ये देखिए अगर हमने यहाँ पर ये होल बना दिया है, ये खाली होल है, तो क्या होता है इसमें से सोल्यूट भी पास होकर एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा सकते हैं और सॉल्वेंट भी जा सकते हैं। ऐसे यहाँ से भी सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस होल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो डिफ्यूजन होता है सिर्फ मूवमेंट होना पार्टिकल्स का। ठीक है, क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ भेज रहे हैं हम पार्टिकल्स को? लो कंसंट्रेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कैसी है। हमेशा पार्टिकल्स जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं। किस प्रोसेस में? डिफ्यूजन प्रोसेस में। तो क्या है डिफ्यूजन प्रोसेस? इसमें पार्टिकल्स, यानी कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सोलवेंट पार्टिकल्स भी मूव करते हैं और सोल्यूट पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। मूवमेंट दोनों का है, सोलवेंट का भी और सोल्यूट पार्टिकल्स का भी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। इस डिफ्यूजन प्रोसेस को करने के लिए सिंपल हमें एक स्मॉल होल की जरूरत है, स्मॉल होल की ओपनिंग की जरूरत है। देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। हम क्या करें, हमने एक परफ्यूम जो है बहुत कॉमन आपने सुना है, हमने एक परफ्यूम का जो स्प्रे किया है, हम उसको स्प्रे करते हैं, उसके सारे जो ड्रॉपलेट्स हैं, लिक्विड भी और गैस भी, दोनों चीजें, लिक्विड भी और गैस दोनों ही पार्टिकल्स जो हैं, क्या होगा, एक रूम से दूसरे रूम में, ठीक है, यहाँ पर हमने बना लिया एक रूम और यहाँ पर हमने ले लिया है सेकंड रूम, या फिर कुछ भी एक ऐसा प्लेस, किचन हो गया, कुछ भी। तो एक रूम से दूसरे रूम में अगर किसी होल के थ्रू जाते हैं, यानी कि जैसे डोर्स हैं, विंडोज हैं, तो उन सब के थ्रू जो जाता है लिक्विड और गैस पार्टिकल्स, उस सिंपल हमें उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोई भी स्पेशल केस नहीं लगाया गया है, कुछ ऐसा जो दीवारें हैं या कोई कमरे की वॉल्स हैं वो कुछ भी अलग नहीं है, वो नॉर्मल है, जैसे घर में, हर एक घर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो है लिक्विड और गैस के दोनों के ही, किसी के भी एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट करते हैं उसे हम सिंपल क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। और बहुत अच्छा एक और एग्जाम्पल है, आपने घर पे देखा होगा कि जब आप खाना बनाते हैं किचन में, अगर आप कुछ कुकिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी किचन में कुकिंग करते हैं, तो जो हॉट फूड की जो स्मेल होती है, जो फ्रेग्रेंस होती है, वो भी क्या होती है? वो डिफ्यूजन के थ्रू ही, किसके प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है। ठीक है, क्यों, क्या बताया मैंने तुम्हें? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन, जहां पर खाना बन रहा है इसका मतलब है वहां पर कंसंट्रेशन कैसी है, क्योंकि वहां जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, तो वहाँ हाई कंसंट्रेशन है।
तो वो पार्टिकल्स गैसियस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है, वो मूव करते हुए किसी भी रूम में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर पहुंच जाते हैं। तो ये मूवमेंट होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, जिसमें सोल्यूट का भी ट्रांसफर होता है और सॉल्वेंट का भी ट्रांसफर होता है किसी भी मीडियम से, लाइक होल्स हैं या फिर रूम्स हैं या वॉल्स हैं या फिर डोर्स हैं, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ये सिंपल जो डिफ्यूजन प्रोसेस है हम अपने जनरल लाइफ में देख चुके हैं, है ना। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के बाद अब उससे मिलता जुलता एक और प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं ओस्मोसिस प्रोसेस। देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए, ओस्मोसिस प्रोसेस जो है वो इससे मिलता जुलता तो है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या चीज है इसके अंदर वो अब हम समझेंगे। तो चलिए हम एक चैम्बर लेते हैं जिस चैम्बर में हमने एक कंटेनर को दूसरे कंटेनर से डिवाइड कर दिया है, मतलब पार्ट में डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर हमने पता है क्या लगाया है, यहाँ पर हमने लगाया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये स्पेशल मैंने आपको अभी यही बताया था कि कैसे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस डिफरेंट होते हैं। इसमें भी मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह पर, बट यहाँ पर हमने जैसे कि पहले क्या था, डिफ्यूजन में तो हमने कह दिया होल है या फिर कोई डोर है या विंडो है, किसी के भी थ्रू जा सकता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली हमने प्लेस किया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो चलिए पहले इसको ही समझते हैं क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, सेमी मतलब आधा, परमिएबल मतलब पास करना, परमिट देना किसी चीज को, मेम्ब्रेन। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसी झिल्ली जो कुछ ही पार्टिकल्स को अपने यहाँ से पास होने, जैसे कि एक तरीके से सीविंग हो गया है। छानते हैं ना हम किसी चीज को, जब हम किसी चीज को छानते हैं तो कुछ ही पार्टिकल जो है उस साइज के अकॉर्डिंग, अगर पार्टिकल का साइज छोटा है तो वो छन जाता है, लेकिन अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो वो वहीं पर रुक जाता है। तो सेमी परमिएबल कुछ पार्टिकल्स को जो है वो अलो करता है और कुछ पार्टिकल्स को रोक लेता है। तो ऐसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है। जैसे कि हम इसे लेते हैं, सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ओनली सोलवेंट पार्टिकल्स को, ठीक है, ओनली सोलवेंट पार्टिकल्स को ही अलो करती है। ठीक है, ओनली सोलवेंट पार्टिकल्स अलो टू पास थ्रू। तो इसमें से सिर्फ सोलवेंट के पार्टिकल्स ही जो है वो पास हो पाते हैं, बाकी पार्टिकल्स पास नहीं हो पाते। सो हमें ये जो नेचर से ही मिल जाती हैं, नेचर में ही हमारे पास मेम्ब्रेन्स है, यानी कि प्लांट से और एनिमल से ही हमें, दोनों से ही हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स मिल जाती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं पिग्स ब्लैडर का, ठीक है, पिग्स ब्लैडर, और हमने लिया है पार्चमेंट, और हम लेते हैं सेलोफेन मेम्ब्रेन। ठीक है, सेलोफेन मेम्ब्रेन। इसके साथ साथ हम लैब में भी केमिकली जो बनाते हैं वो भी एक लेते हैं, जो लैब में बनाते हैं वो हम लेते हैं एक केमिकल जो हम लेते हैं क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। ठीक है, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड का लेते हैं, जो कि जेलेटिनस प्रेसिपिटेट होता है। जेलेटिनस प्रेसिपिटेट यानी कि एक प्रेसिपिटेट है, यानी सॉलिड फॉर्म है जो जेली टाइप की है, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, जिसका फॉर्मूला है Cu2FeCN6। सो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो एक फिल्म की तरह काम करता है, एक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। तो हम इस टाइप की मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्टकट में एक अलग सा नाम दिया गया एनसीईआरटी बुक में SPM। तो एक अलग सा लगता है कि हाँ कुछ स्पेशल मेम्ब्रेन है जो हम ऑस्मोसिस प्रोसेस करने के लिए यहाँ बीच में लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो चलिए अब हम समझते हैं क्या होता है ये प्रोसेस। सो ऑस्मोसिस क्या होता है, यानी कि द फिनोमिना ऑफ पासिंग और फ्लो ऑफ solvent particles from pure solvent to solution। ठीक है, सोलवेंट पार्टिकल्स का फ्लो होना है प्योर सोलवेंट से सॉल्यूशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी आपको समझा दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सोलवेंट पार्टिकल्स ही जो है वो सिर्फ पास होते हैं,
और कहाँ से, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। तो अभी मैंने आपको बताया इसमें सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो हो पाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जगह से, जबकि डिफ्यूजन में सॉल्वेंट का भी हो जाता है और सोल्यूट का भी हो जाता है। तो ये डिफरेंस है, दो डिफरेंस है इसमें, एक तो सॉल्वेंट का ही जो पासिस है वो होगा, दूसरा इसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जैसा कि ऑस्मोसिस में नहीं होता है। प्योर सॉल्वेंट का क्या मतलब है, अगर हम बात कर रहे हैं प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं पार्टिकल्स, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ। सो सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं पार्टिकल्स प्योर सॉल्वेंट। सो अब हमें इस बात से क्या समझ आ रहा है, इस बात से हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है। और सॉल्यूशन में तो देखो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों चीजें हैं। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। तो अगर हम कंपेयर करते हैं प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को, तो हम देखते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो प्योर में ज्यादा होंगे और सॉल्यूशन में कम होंगे। तो यहाँ पर सॉल्वेंट लेस है, तो जहां पर सॉल्वेंट लेस है वहां पर ही पार्टिकल्स जाएंगे, ठीक है ना। ये एक तरीके से ऐसा हो गया कि हमें देखना है कि जहां पर चीज कम है वहां ही हम भेज रहे हैं, ताकि होता है ना जैसे रूम्स में अगर हम कोई चीज रखना चाहते हैं तो जो रूम खाली है हम वहां पर पास कर देंगे चीजों को। सो सॉल्वेंट फ्रॉम मोर टू सॉल्वेंट लेस, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। और हम कह सकते हैं इसमें लो सोल्यूट कंसंट्रेशन, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग पॉइंट्स लिखा होता है, इसलिए बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा पॉइंट पढ़ना है। कहीं लिख रहे हैं कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, कहीं लिख रहे हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। यहाँ लिखा गया है लो सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, ठीक है। यानी कि अब इससे क्या हमें पता चल रहा है, अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो सोल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं हाई सोल्वेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये बुक्स में आप सिर्फ हाई और लो पढ़ लेते हैं, उसके जो मेन पॉइंट्स है उसको आप भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसको भी ध्यान देना है अपने हाई सोल्वेंट कंसंट्रेशन से लो सोल्वेंट कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। सो ये हम कब ले रहे हैं, जब हम देखते हैं यहाँ पर लो सोल्यूट कंसंट्रेशन और हाई सोल्वेंट कंसंट्रेशन से दूसरी तरफ जाना है। तो ये कब बात होगी, जब बात होगी हम दो सॉल्यूशंस लेंगे, ठीक है, हम जब टू सॉल्यूशंस लेंगे अलग अलग कंसंट्रेशंस की, ठीक है। यानी कि मान लीजिए इसके अंदर हमने एक लिया है, इसे हम कह देते हैं 1 और इसको कह देते हैं हम 2। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है, या फिर हम ले लेते हैं सिर्फ प्योर, यानी कि सिर्फ हमने वाटर लिया है यहाँ पर, ठीक है, वाटर लिया है, और यहाँ पर हमने ले लिया है वाटर और उसके साथ हमने ले लिया है नमक, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन, और यहाँ पर सिर्फ क्या है, वाटर है, और यहाँ पर क्या है, वाटर प्लस साल्ट है, ठीक है, दो चीजें हैं, यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर वाटर प्लस साल्ट है। तो अब हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर क्या चीज ज्यादा है, यहाँ पर सोलवेंट ज्यादा है, तो सोलवेंट का फ्लो होगा। तो अगर सोलवेंट ज्यादा है यहाँ पर, तो सोलवेंट का फ्लो होगा किस साइड से, 1 से 2 की तरफ, ठीक है। एक बार दोबारा समझिए, वाटर से वाटर प्लस साल्ट में जा रहे हैं, यानी कि प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जा रहे हैं, ये पार्ट है हमारा प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास सॉल्यूशन। सो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ऐसे जाएंगे, इसका मतलब है हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। इसका हम कह सकते हैं लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है, क्योंकि है ही नहीं, और या फिर हम कह सकते हैं प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। इसमें हम एक और चीज भी ले सकते हैं, हम दोनों तरफ ही सॉल्यूशन ले लें, वाटर प्लस साल्ट, और इस तरफ भी हम वाटर प्लस साल्ट ले लें। लेकिन हमें करना क्या है, एक तरफ जो है हमने लिया है वाटर प्लस साल्ट का सॉल्यूशन, जिसमें उसकी जो सोल्यूट है वो कंसंट्रेशन कम है, और दूसरी तरफ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इस तरीके से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब पासेज होता है एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल्स का, और कौन से पार्टिकल्स का, सोलवेंट के पार्टिकल्स का। तो सोलवेंट के पार्टिकल्स का जो फ्लो हो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हो, और एक जगह से दूसरी जगह हो, और वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसी हो, वो होना चाहिए लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस।
So once again, phenomena of passing or flow of solvent particles from pure solvent to solution through semi-permeable membrane is called osmosis. और एक बात और समझनी जरूरी है कि जब हम कहते हैं लो सोल्यूट कंसंट्रेशन, तो आप ये चीज समझिए कि वो सॉल्यूशन के बारे में ही बताया जाता है। तो लो सोल्यूट कंसंट्रेशन में हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं लो कंसंट्रेशन। ठीक है, लो कंसंट्रेशन जब भी किसी चीज के लिए लिखा हो तो वो हमेशा पूरे सॉल्यूशन का ही बताता है। ठीक है, इसका मतलब सोल्यूट पर डिपेंड करता है मेनली सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। अगर सोल्यूट कम है तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो होगी, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एक चम्मच अगर हम नमक का एक गिलास पानी में डालते हैं, और वहीं अगर हम 3 चम्मच नमक लेते हैं और उसको एक गिलास पानी में डालते हैं, तो नमक जो है वो डिसाइड कर रहा है कंसंट्रेशन, कि एक जो होगा ज्यादा नमकीन होगा और एक जो है कम नमकीन होगा। तो हम ये कहेंगे लो कंसंट्रेशन जो होती है वो सॉल्यूशन की किससे पता चलती है, सोल्यूट से। तो हम यहाँ कहेंगे लो कंसंट्रेशन का मतलब है, हमने पता कर लिया कि ये सॉल्यूशन के लिए है, तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो हमेशा ही ऑस्मोसिस में ये पॉइंट जरूरी है। और दूसरा क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ सॉल्यूशंस के लिए है, ओनली फॉर द सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, SPM का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही जो है वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन में होगा ये ऑस्मोसिस, सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस होगा, और ओनली जो मूवमेंट हो रहा है वो किसका होगा, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का होगा। तो चलिए हम अब ऑस्मोसिस को समझते हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक एक्टिविटी करके, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोसेस ऑस्मोसिस का, जिसमें हम क्या ले रहे हैं, हम 3 कंटेनर ले रहे हैं। सबसे पहले एक बीकर में या कंटेनर में हमने एक एग लिया है, हम ऐसे 2 एग ले सकते हैं। ठीक है, हमने 2 एग लिए हैं अलग अलग, जिसको हम डाल देते हैं HCl के सॉल्यूशन में। ठीक है, हमने किस में डाला है इसको, डाइल्यूट HCl के सॉल्यूशन में। तो हमने लिया है यहाँ पर डाइल्यूट HCl। ठीक है, डाइल्यूट HCl जो है वो क्या काम करेगा, वो इसके जो ऊपर का जो लेयर है ना उसको डिसॉल्व कर लेगा अपने अंदर। तो अब उसकी थोड़ी देर जो है 1-2 घंटे इसके अंदर डिप होने के बाद क्या होगा, ये जो बाहर की एग की आउटर कवरिंग है, ठीक है, जो एग की आउटर कवरिंग होती है वो क्या काम करने लग जाएगी, वो एक तरीके से SPM की तरह बिहेव करने लग जाएगी। ठीक है, यानी कि जो हार्ड शेल होती है ना, आप कभी करके देखिए इस एक्टिविटी को, बहुत इजीली हो जाती है लैब में। जो हार्ड शेल होती है वो रिमूव हो जाती है HCl में डालने से। तो उसके बाद जब एग जो है बिहेव करता है, जो आउटर कवरिंग होती है वो बिहेव करती है SPM की तरह। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह। तो अब हमने क्या करना है, हम एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें हमने उसी एग को, सेम एग को सिर्फ नॉर्मल वाटर में डाला है। ठीक है, नॉर्मल किस में डाला है हमने, वाटर में। तो हम लिख रहे हैं ओनली वाटर, और हम कह सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर। तो हमने सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर यानी कि सिर्फ प्योर वाटर है उसमें डाला है। और वही सेम एग को, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हमने 2 एग लिए हैं, उन दोनों को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया है, और उसके बाद वो SPM जो है उसकी बन जाएगी बाहर की कवरिंग। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक एग को हम डिप करते हैं सिंपल डिस्टिल्ड वाटर में, और दूसरे एग को हमने डिस्टिल यानी कि डाला है एक साल्ट सॉल्यूशन में, यानी कि वाटर प्लस साल्ट। ठीक है, अब हमने ऑब्जर्व क्या किया है, हमने ऑब्जर्व ये किया है, देखिए आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगा, जो नॉर्मल वाटर है उसके अंदर एग का जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी कि एग स्वेल्स। ठीक है, हमने इसमें देखा है कि यहाँ हमने एग लिया था और वो नॉर्मल साइज का था, लेकिन जैसे ही हमने डिस्टिल वाटर में डाला तो हमने 1-2 घंटे में ऑब्जर्व किया कि जो एग है वो स्वेल हो गया, यानी कि फैल गया उसका साइज। जबकि हमने वाटर और साल्ट सॉल्यूशन में डालने पर देखा कि एग जो है वो श्रिंक हो गया है। ठीक है, दिख रहा है आपको साइज सही। तो एक में एग जो है वो स्वेल हो गया है, और एक में क्या हो गया, एग श्रिंक हो गया। तो चलिए अब इसका रीजन पढ़ते हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से एग जो है वो स्वेल हुआ है और जिसकी वजह से एग जो है श्रिंक हुआ है। जो हमारा ये सेकंड केस है, ये जो हमारा सेकंड केस है, इसमें हमने ये देखा है कि एग जो है वो स्वेल हो गया। इसका मतलब है जो बाहर से नॉर्मल वाटर है, डिस्टिल प्योर वाटर है, वो कहाँ पर गया है, एग के अंदर गया है। इसका मतलब है सिर्फ जब हम डिस्टिल वाटर लेते हैं तो सेकंड केस में क्या हमने ऑब्जर्व किया है, प्योर सोलवेंट
ठीक है। प्योर सॉल्वेंट यानी कि प्योर सॉल्वेंट जो है वो हाई कंसंट्रेशन है, उसकी हाई कंसंट्रेशन से वो एग के अंदर जो है लिक्विड होता है, प्रोटीनस मिक्सचर होता है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो ये क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बाहर क्या बन चुका था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया है, तो इसे हम बोलेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ है इसमें। ठीक है, क्या हुआ है, ऑस्मोसिस प्रोसेस, जिसकी वजह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट का मूवमेंट हुआ है। अब थर्ड केस में हम क्या देखते हैं कि हमने लिया था साल्ट सॉल्यूशन और अंदर जो है वो प्रोटीनस मिक्सचर है, इसका मतलब अंदर भी सॉल्यूशन है और बाहर भी सॉल्यूशन है। मैंने आपको बताया था कि जब दो सॉल्यूशंस लेते हैं वो टू सॉल्यूशंस, हमेशा जो पार्टिकल्स का सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, वो होता है कि इस माली सॉल्यूशन के अंदर इनसाइड जो है सॉल्वेंट इज हायर कंसंट्रेशन इनसाइड। ठीक है, अंदर से जो है वो उसकी कंसंट्रेशन हायर है, इसलिए वो हायर कंसंट्रेशन से हमेशा कहाँ जाता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो अगर हम दो सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें भी हम ये देखेंगे कि हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ ही आएगा, लेकिन इस एग में हमने क्या देखा है, वही केस है, अंदर जो है इनसाइड जो है वहां पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसलिए जो है सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का मूवमेंट जो होगा वो अंदर से कहाँ होगा, बाहर की तरफ। देख रहे हैं कैसे, अंदर की से बाहर की तरफ। तो अगर वो अंदर से बाहर आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, साइज जो हो जाएगा एग का वो श्रिंक हो जाएगा। तो जब भी स्वेलिंग होती है, स्वेल होता है किसी चीज का, यानी कि अगर सेल जो है वो स्वेल हो जाते हैं, सेल यानी कि मैंने यहाँ पर जो एग लिया है तो वो सेल की तरह है, क्योंकि एग क्या है, एक सेल है। तो जो स्वेल हुआ है, अगर एग जो है वो स्वेल हो जाता है तो हम उसको एक नाम देते हैं हीमोलिसिस। देखिए बच्चों, ये आपके एमसीक्यू में बहुत आता है। तो अगर सेल जो फैल जाती है, स्वेल हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम हीमोलिसिस कहते हैं। और अगर वो श्रिंकेज हो जाए, उसका श्रिंकिंग हो जाए, ठीक है, श्रिंकेज हो जाए सेल का, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस। तो हमने यहाँ देखे हैं दो टाइप ऑस्मोसिस के, जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होकर ही हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर सेल जो है वो स्वेल हो गई है तो वो प्रोसेस हो गया है होमोलिसिस, और अगर सेल जो है वो श्रिंक हो गई है तो वो हो गया है प्लाज्मोलिसिस। सो ऑस्मोसिस के बाद हम अब पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कि जरूर ये ऑस्मोसिस के बीच में ही होगा, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस अगर होगा तो उसमें कोई ना कोई प्रेशर भी अप्लाई होगा, तो हम उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन है, एक सेटअप है, जिसमें आप समझ पा रहे हैं कि एक कंटेनर में एक कंपार्टमेंट है जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं और एक कंपार्टमेंट है जिसमें सॉल्यूशन है। तो देख कर ही आपको पता चल रहा है कि सॉल्वेंट मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, हाई। सो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। हाई कंसंट्रेशन है और लो कंसंट्रेशन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो है ये दो मूवेबल पिस्टन लगाए गए हैं, यानी कि इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो फ्रिक्शन लेस है। इस वाटर के लेवल अगर प्रेशर बढ़ता है या कम होता है तो ये पिस्टन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होंगे, पास होंगे। देखिए यहाँ से जब ये पास होंगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहाँ आएंगे, सॉल्यूशन साइड पर आएंगे। तो इस तरीके से फ्लो होगा, जिसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। तो देखिए जब जैसे पार्टिकल्स यहाँ आना शुरू होंगे तो यहाँ पर पार्टिकल जो है वो बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेशर लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट करने लगेंगे, हम इसको कहते हैं इंटरनल प्रेशर। ठीक है, प्रेशर लगाना शुरू कर दिया है तो ऑफ कोर्स ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ उठेगा, आउटवर्ड जो है ऊपर की तरफ उठेगा। यानी कि अगर हम ऑस्मोसिस करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर से जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ आएगा, आउटवर्ड आएगा वो। ठीक है, तो आउटवर्ड आएगा तो इसका मतलब इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हम एक मूवमेंट में चाहते हैं कि अब और सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में ना आए। ठीक है, हम चाहते हैं कि सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में ना आए, तो हम क्या करें, इसके लिए
हम ऐसा कर सकते हैं कि हम बाहर से एक्सटर्नल से एक ऐसा प्रेशर लगा दें, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें, और हम इतना प्रेशर लगाएं कि वो इस प्रेशर की बराबर हो ताकि वो इसको रोक सके और ये पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ ना आ सके। तो इस आउटवर्ड आने के लिए जितना भी अंदर से प्रेशर लग रहा है, अगर बाहर से भी उतना ही प्रेशर लगा दिया जाए, ठीक है, अंदर से जितना प्रेशर लग रहा है बाहर से भी उतना प्रेशर लगा दिया जाए, तो ये जो पासेज है, यानी कि जो पासेज हो रहा है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कहाँ से प्रेशर लगा रहे हैं, हम सॉल्यूशन साइड से प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। जो ऑलरेडी क्या हो रहा था, पहले ऑस्मोसिस हो रहा तो यहाँ से प्रेशर लग रहा था, तभी पार्टिकल्स सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर हमने बाहर की तरफ से एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया है, तो क्या होगा, ये जो ऑस्मोसिस है वो रुक जाएगा। तो इसी प्रेशर को, जहां पर ये ऑस्मोसिस रुक जाए, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ आया ये? देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझो इसको। ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो पासेज को रोक दे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, यानी कि जो ऑस्मोसिस को रोक दे उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सो चलिए इसकी डेफिनेशन करते हैं, आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। द excess pressure which must be applied to a solution, हम कहाँ से लगा रहे हैं, सॉल्यूशन से लगा रहे हैं। So the excess pressure which must be applied to a solution to prevent the passage of solvent into solution। ठीक है, सोलवेंट इनटू सॉल्यूशन, यानी सोलवेंट से जो सॉल्यूशन का पासेज हो रहा था, सोलवेंट से जो सॉल्यूशन की तरफ पासेज हो रहा था, अगर हम बाहर से ही प्रेशर लगा दें, देखिए ऊपर से ही प्रेशर लगा दिया और नीचे से ही प्रेशर लग रहा है, दोनों तरफ से अगर बराबर प्रेशर लग रहा है तो क्या होगा, ना तो ये हिलेगा ना ये हिलेगा, तो एक जगह पर वो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सो द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन to prevent the passage of solvent into solution through semi permeable membrane। ठीक है, through semi permeable membrane is called osmotic pressure। देखिए ध्यान से समझिए बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर, आगे हमने भी एक और नई चीज करनी है जो हम अपने घर में रेगुलरली देखते भी हैं। तो अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इतना ही प्रेशर लगाना है कि वो रुक जाए, ना तो सॉल्वेंट से जाए सॉल्यूशन की तरफ, ना सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ, कि हम सिर्फ ऑस्मोसिस में पढ़ते हैं कि सिर्फ सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाता है। अगर हमने वो प्रेशर जो है रोक दिया, हमने बाहर से इतना प्रेशर लगा दिया कि वो रुक जाए, तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं, जिसमें हमें समझना है आपने घर में जो हम रेगुलरली डे लाइफ में यूज कर रहे हैं आरओ, समझिए हम क्या यूज कर रहे हैं, आरओ। तो हमने आज पढ़ना है आरओ के बारे में। सो आरओ यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स का क्या मतलब है, जो चीज है वो पहले क्या हो रहा था, पहले हो रहा था सोलवेंट से सॉल्यूशन की तरफ पासेज हो रहा था, ठीक है, लेकिन हमने बाहर से एक प्रेशर लगा दिया जिसको हमने नाम दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये पासेज रुक गया, है ना। तो हमने क्या किया, सोलवेंट से सॉल्यूशन की तरफ जब हो रहा था, हमने बाहर से एक प्रेशर लगा दिया जिसको हमने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये पासेज रुक गया। अब आप ये समझिए, अगर ये प्रेशर हमने सिर्फ उतना ही लगाया था कि ये रुक सके, सिर्फ हमने प्रेशर उतना लगाया कि वो नीचे से आ रहे प्रेशर को बैलेंस कर सके, देख रहे हैं, जो यहाँ से आते हुए प्रेशर लग रहा था उसको बैलेंस कर सके, उसको हमने दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए हमने सिर्फ, अगर मान लीजिए हमने ऊपर से अगर नीचे से 3 लग रहे थे तो हमने यहाँ से भी 3 लगाए हैं, तो बराबर हो गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल जब बराबर हो गए हैं तो उस प्रेशर को हमने नाम दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर हम ये प्रेशर जो बाहर से लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है, हम बाहर से बहुत ज्यादा लगा दें, बहुत ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, अंदर वाले डर जाएंगे ना, अंदर वाले डर जाएंगे तो क्या होगा, अंदर वाले डरेंगे तो वो पार्टिकल्स नीचे की तरफ आएंगे, ये मूवमेंट उल्टा होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, सॉल्यूशन में से, क्योंकि मेम्ब्रेन तो पास कर सकती है, अब सॉल्यूशन में से पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन में से पार्टिकल सॉल्वेंट की तरफ चले जाएंगे,
तो अगर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लग जाए, इफ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड, एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा, सॉल्यूशन से मूवमेंट होगा, सॉल्यूशन से मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का, और वो किस तरफ जाएंगे, सोलवेंट की तरफ, ठीक है, कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन से सोलवेंट की तरफ, यानी कि सॉल्यूशन जो है 60 प्लस वाटर है, ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, 60 प्लस वाटर है, और सोलवेंट क्या है, ओनली वाटर है। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो ऊपर से लगाया हुआ प्रेशर वो ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो यहाँ से सोलवेंट के पार्टिकल्स जो है नमक और पानी में से सिर्फ पानी जो है वो निकल कर वापस उल्टा आएगा, कहाँ की तरफ, सोलवेंट की तरफ, प्योर की तरफ। यानी कि अभी हमने ये देखा कि ये है सॉल्यूशन और ये है सोलवेंट, ठीक है, सॉल्यूशन में साल्ट और वाटर है और यहाँ पर सिर्फ वाटर है। तो अगर यहाँ से प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा लग जाए, और वो किससे ज्यादा हो, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन में से कौन जाएगा, पानी, सॉल्यूशन में से सारा वाटर जो है वो किस तरफ जाएगा, सॉल्वेंट की तरफ। तो सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, वाटर ही वाटर हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है पानी बढ़ गया, यानी कि सॉल्यूशन में से भी हमने पानी निकाल लिया है और यहाँ पर पानी बढ़ गया है, जिसको हम आउटलेट, आपके घर में देखा होगा आपने टैप लगा रखी होती है, उस टैप में से हम प्योर ड्रिंकिंग वाटर ले लेते हैं, ड्रिंक वाटर है ना, ड्रिंकिंग वाटर ले लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आरओ। हमारे घर में आरओ लगा है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं उसमें से सिर्फ प्योर वाटर को निकाल के, छान के सिर्फ कहाँ हमें देती हैं, सोलवेंट की तरफ, तो हम उसको यूज करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसका मेन रीजन क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि जो ऑस्मोसिस को रोक रहा है उतने प्रेशर से अगर ज्यादा प्रेशर होगा, देखिए एक प्रेशर ऐसा है जो सिर्फ ऑस्मोसिस को रोक ले, अब एक प्रेशर हमने इतना लगाना है कि ऑस्मोसिस से भी ज्यादा हो जाए, तो वो प्रेशर उल्टा कर देगा और उसकी वजह से हमें क्लीन वाटर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आरओ, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। तो चलिए अब हम समझते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का अब हम फॉर्मूला समझते हैं, क्योंकि अभी हमने बात करी है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि जो बाहर से लग रहा है उसको हमने एक सिंबल दिया है पाई का, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या सिंबल है, पाई का। तो हमने बताया है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा इस पाई से तो आरओ हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। और अगर इंटरनल प्रेशर और बाहर से लगने वाला प्रेशर बराबर हो, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाएगा, है ना, यही क्या ना, ऑस्मोसिस स्टॉप्स, ये हो जाएगा। और हमने सिर्फ इंटरनल प्रेशर लगाया, हमने कोई ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं लगाया, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। तो चलिए अब हम पाई को समझते हैं। पाई को दिया है, पाई को समझाने के लिए वांट ऑफ साइंटिस्ट ने इन्होंने एक इक्वेशन दी है, वांट ऑफ साइंटिस्ट जी ने एक इक्वेशन दी है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए उन्होंने बताया कि जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है डेफिनेटली ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये कंस्टेंट, इसलिए उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसको नाम दिया पाई इक्वल्स टू CRT। यहाँ पर पाई जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, C यहाँ पर है कंसंट्रेशन ऑफ दी कंसंट्रेशन ऑफ दी सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए है मोलैरिटी, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इन मोलैरिटी। R होता है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है, और T है टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर at which we have measured this process। तो इन सब पर ऑस्मोसिस जो है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल है, पाई इक्वल्स टू CRT। तो आप यहाँ देख सकते हैं पाई जो है वो डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पर, मोलैरिटी पर। और कंसंट्रेशन क्या होती है, क्या होता है कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। इसका मतलब है ये फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर भी किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पर। सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, मोल्स पर। ये नहीं देखा हमने कैसा हमने सोल्यूट पार्टिकल्स लिया है, ये हम देख रहे हैं कि सिर्फ ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो हमने यहाँ पर ओवरऑल देखा कि ये जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सो हम कह सकते हैं यस इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये डिपेंड किस पर कर रही है, ये डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। सो अब हम डिटरमाइन करते हैं मोलर मास ऑस्मोटिक प्रेशर से, क्योंकि अभी हमने बताया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमने अभी पढ़ा है वांट ऑफ इक्वेशन। सो अभी हमने पढ़ा है वांट ऑफ इक्वेशन। सो वांट ऑफ इक्वेशन जो है वो अभी क्या है, पाई इक्वल्स टू, देखिए पाई इक्वल्स टू सी आर टी। सी यहाँ पर है कंसंट्रेशन, तो सी क्या है, सी इक्वल्स टू एन अपॉन वी, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अभी बताया मैंने आपको। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं तो हम इक्वेशन 1 से और 2 से हमें क्या मिलता है, पाई इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी। तो हम पी, अगर वी को हम यहाँ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो ध्यान से सुनिए, जो पाई इक्वल्स टू एन आर टी होता है, ये जो इक्वेशन है इसको हम वांट ऑफ इक्वेशन कहते हैं। ये पूरी वांट ऑफ, ये बनी है वांट ऑफ इक्वेशन। सो दिस इज वांट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये है वांट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। वांट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको अब आगे और एक्सटेंड करते हैं। पाई वी हमने ले लिया है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया एन आर टी। सो एन को हम और भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। एन क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो गिवन मास यानी कि हमने लिया है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी। देखिए मैं यहाँ पर अलग से लिख रही हूँ, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, एन होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो इक्वल होते हैं गिवन मास, यानी कि जो हमें मास ऑफ सोल्यूट दिया गया है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सो मोलर मास ऑफ सोल्यूट हम इसको लिखते हैं डब्ल्यू बी और इसको लिखते हैं एम बी, जिसको हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया है। तो हमारे पास आ गया पाई वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आर टी। तो अगर हमें यहाँ पर निकालना है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो अगर हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, कोई सॉल्यूशन में अगर हम ऑस्मोसिस देख रहे हैं, तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू अगर एक्सपेरिमेंटली हमने डिटरमाइन कर ली है और हमारे पास ये प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर एम बी की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। वो आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन पाई इंटू यहाँ पर आर टी और यहाँ पर लगा देंगे वी। सो इस तरीके से हम एम बी को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि इस सॉल्यूशन के थ्रू। अब क्या कंडीशंस होती हैं इसके लिए, कंडीशंस क्या है सोल्यूट के लिए। नंबर 1, एक तो सोल्यूट जो है नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, जो कि मैं आपको अपने हर लेक्चर में बता रही हूँ कि जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होना चाहिए। दूसरा मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑस्मोसिस है वो किसके लिए होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए है, यानी कि जब हम वांट ऑफ इक्वेशन निकाली है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन ले रहे हैं डाइल्यूट। ठीक है, हमने यहाँ लेना है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और थर्ड होना चाहिए ये जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है ये ना तो डिसोसिएशन करे ना ही एसोसिएशन, डज नॉट गो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, ना तो इसमें डिसोसिएशन होनी चाहिए और ना ही डिसोसिएशन। तो इस टाइप की अगर कंडीशंस हैं तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से एमबी की वैल्यू फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर।
चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर से अब एक न्यूमेरिकल से इसको अपने कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें बताया गया है, तो इस न्यूमेरिकल में हमने ये देखा है 200 सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है, देखिए वन बाय वन हम लिखते जाते हैं, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसके अंदर जो सोल्यूट है वो क्या है, प्रोटीन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सोल्यूट जो प्रोटीन है उसका वेट दिया हुआ है, वेट को हम दे सकते हैं WB। सो हमने WB दिया हुआ है, उसका वेट दिया हुआ है 1.26 ग्राम। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, यहाँ पर टेम्परेचर भी हमें दिया हुआ है 300 केल्विन। तो स्टेप वाइज हम लिखते जा रहे हैं, बहुत इजी हो जाएगा। उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू जो है हमें दी है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ठीक है, ये है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। सो पाई है, WB है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम किस में दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 ml के इक्वल होता है, तो हमने मिलीलीटर में लिख दिया इसको 200 मिलीलीटर। तो अब हमें फॉर्मूला पता है पाई इक्वल्स टू CRT। ठीक है, और पाई हमारा क्या है, हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते थे, नहीं तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ लिख रहे हैं जिसमें हमने क्या किया है, पाई इंटू V इक्वल्स टू N क्या होता है, WB अपॉन MB इंटू RT, जिसको हम यहाँ पर अलग से फिर से लिख लेते हैं MB, क्योंकि हमें निकालना है, तो हमारे पास आ जाएगा WB इंटू RT। जो अभी हमने फॉर्मूला एक्सपेंड किया था वो हम यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं ताकि हमें एक बार बिल्डअप हो जाए कॉन्सेप्ट। सो WB क्या है, यहाँ पर WB दे रखा है हमें वेट ऑफ सोल्यूट, तो लिखते हैं 1.26 ग्राम। ठीक है, यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, सीधा डायरेक्ट लिखेंगे हम लास्ट में यूनिट। R की वैल्यू देखिए यहाँ पर दे रखी है 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर हमें यहाँ दे रखा है 300 केल्विन। सो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू हमें दे रखी है 2.57 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम देखिए यहाँ क्या है 200 ml। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा बेटो। अब बच्चों देखो 200 ml, 200 ml जो है यहाँ पर, बाकी क्या है लीटर में है यूनिट। ठीक है ना, तो लीटर में है तो हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है हमारा 61039। देखिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है, 61039 ग्राम पर मोल, क्योंकि हमने बताया ये प्रोटीन लिया है, तो प्रोटीन जो है हाई मोलिकुलर मासेस के सब्सटेंसेस होते हैं, तो ये है 61039 ग्राम पर मोल का प्रोटीन लिया गया है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू हमने यहाँ पर मोलर मास निकाला है प्रोटीन का। सो आई होप आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गया है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।